नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 9 जनवरी 2026 यानी पिछले शुक्रवार को शाम को जैसे ही राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस अपनी वेबसाइट पे अपडेट किया, कंटेंट की बाढ़ आ गई। लगभग सभी छोटी बड़ी कोचिंग्स ने अपने अपने हिसाब से इस सिलेबस को एनालाइज किया, इसके बारे में बात की और हर किसी ने अपने अपने हिसाब से ओपिनियन दी। मोटा मोटा अगर आप अभी अपने किसी भी आरएस की तैयारी करने वाले किसी सीरियस एस्पिरेंट से पूछेंगे कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ, तो वो बोलेगा कि सिलेबस में मुख्य रूप से मुख्य परीक्षा में बड़ा चेंज हुआ है, बाकी प्रारंभिक परीक्षा में सच कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। और मैं सरप्राइज हूँ दोस्तों, एक सबसे बड़ी प्रीमियम कोचिंग के कुछ एक्सपर्ट बैठे हुए थे, उन्होंने तो सीधा कहा कि कुछ भी बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इस पूरे परिदृश्य में दोस्तों मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने ये 15-20 मिनट दिए तो आपको समझ आएगा कि आप मेंस परीक्षा को तो छोड़ दो, जिसको तो सभी क्लेम कर रहे हैं कि काफ़ी चेंजेज है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। और दोस्तों, आप सोच के देखिए, एक कोई भी लेक्चरर या कोई भी एकेडमिशियन अगर अपने सामने पुराने सिलेबस को रखे कुछ नया ऐड करता है, अगर वो एक पॉइंट भी ऐड करता है तो इसके पीछे एक मकसद होता है, इसके पीछे थॉट प्रोसेस होती है, इसके पीछे एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होती है, जिसके बारे में आरपीएससी का एक मेंबर भी बात कर चुका है और बाकी सारे सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि वो आगे की तरफ देख रही है, कुछ नया कर रही है, कुछ इनोवेटिव कर रही है। तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे, हम सिलेबस को ही नहीं समझेंगे, सिलेबस के पीछे चेंज की हुई एक एक लाइन के वर्ड बाय वर्ड उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आरपीएससी आखिर अपने एस्पिरेंट से चाहता क्या है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपके सामने स्क्रीन पर है। नंबर 200 ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन 150 ही होंगे। गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक ही काटे जाएंगे, यानी परीक्षा की संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे पहले रहते हैं राजस्थान की हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है वो सेम है, वो पहले भी था, वो अभी भी है। जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो है राजस्थान इतिहास के स्रोत। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाना चाहूँगा। आप देखते हैं, जैसे स्रोत यानी कोई भी इतिहास है, उस इतिहास का अपना एक सोर्स होता है जहाँ से वो चीज़ पढ़ी लिखी जाती है और किताबों में आती है, किताबों से फिर वो बच्चों तक जाती है, यानी उसका एक सोर्स होता है। तो सबसे जो पहला सोर्स होता है वो होता है पुरातात्विक, यानी कि खुदाई में जो चीज़ें मिलती है उसके आधार पे अनुमान लगाया जाता है कि वो समाज किस तरह का रहा होगा, उसकी अर्थव्यवस्था किस तरह से रही होगी, उस लोगों के बीच में लोगों का मुख्य भोज्य सामग्री क्या रही होगी, व्यापार के साधन क्या रहे होंगे, व्यापार किस तरह, कितना सीमित था, कितना ज़्यादा था, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अभिलेखीय होता है। ठीक है, जो खुदाई में जो पत्थर मिले हैं, जो गढ़ी हुई संरचनाएं मिली है, जो किसी राजा ने या किसी ने लिखवाई थी, उसको एक आधार होता है। फिर साहित्य जो बुक्स होती है वो एक आधार है। उसके बाद मुद्रा शास्त्रीय, यानी सिक्कों से रिलेटेड सिक्के मिलते हैं, सिक्कों पे जो लिखावट होती है उसके आधार पे। तो ये सारे जो सोर्सेज है, इसको भी यूपीएससी अब हमारे सिलेबस में ऐड कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा जो पहला चेंज जो किया है वो इस टॉपिक को हिस्ट्री में ऐड किया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे अगर चलेंगे तो यहाँ पे 19वीं शताब्दी से था पहले, अब कर दिया इसको 18वीं शताब्दी से ही, यानी कि पूरा 100 साल का इतिहास। पहले जो पूछा जाएगा वो 1801 से पूछा जाएगा, लेकिन अब 1701 से पूछा जाएगा। यानी क्या? राजनीतिक और सामाजिक स्थिति। 20वीं शताब्दी में किसान आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, जनजागृति, राजस्थान का एकीकरण, ये पहले भी था, ये अभी भी है। उसके बाद में भाषा साहित्य में कोई चेंज नहीं है। अब सीधे आ जाते हैं धार्मिक प्रथाएं, ये एक नया टॉपिक जुड़ा है और लोक देवी जो पहले था उसको हटा दिया है। ठीक है, ये चेंज है। तो राजस्थान इतिहास में अगर अपन एक ओवरऑल ओवरव्यू देखें तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन चेंज है। चेंज 2 मुद्दों पे है। पहला ये टॉपिक जोड़ा गया है और दूसरा 18वीं सदी से, जो कि पहले 19वीं शताब्दी थी। दूसरा पहले थोड़ा स्पेसिफिक था, जैसे समाचार पत्रों, राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, लेकिन अब थोड़ा उसको ओपन एंडेड छोड़ दिया। तो बहुत बड़ा चेंज मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा ट्रिकी चेंज है। उसके बाद भारतीय इतिहास में थोड़ा चेंज है। सबसे पहला प्राचीन भारत में कला, स्थापत्य कला एवं वैज्ञानिक विकास, ये पहले नहीं था, ये जोड़ा गया। और भाषा और साहित्य का विकास हटा दिया। और वैज्ञानिक विकास यानी जो पुराने वैज्ञानिक जिनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे हम क्लेम भी करते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी जो वेस्टर्न खोजें हुई है उनका आधार पहले भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं।
हमारे यहाँ आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और इस तरह के जितने भी अच्छे वैज्ञानिक हुए उनके बारे में हमें प्राचीन भारत में पढ़ना होगा। उसके बाद प्राचीन ज्ञान, मूल्य, व्यवस्था, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, दर्शन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था। देखो दोस्तों, ये टॉपिक क्यों जोड़ा गया होगा? अगर आप आज वर्तमान भारतीय राजनीति को देखोगे तो विचार विमर्श में भारतीय राजनीति के प्रमुख मुद्दों में ये सारी चीजें प्रोमिनेंट है। हम बात करते हैं कि हम किस तरह पहले भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, भारत में ज्ञान का भंडार था, भारतीय समाज प्राचीन काल में बहुत प्रोग्रेसिव था, ये सारी चीजें, तो ये सभी इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन चलते हैं। तो ये टॉपिक पहले भी था, विजयनगर स्पेसिफिक, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। मुगल काल प्रशासन एवं विभिन्न नीतियां। पहले था राजनीतिक चुनौतियां मुगलों के अगेंस्ट में, सुलह अफगान, राजपूत, दक्कनी राज्य। यानी अब स्पेसिफिक कर दिया, जो मेजर नीतियां रही है, जो पॉलिसीज रही है मुगलों की अलग अलग राज्यों को टैकल करने की, वो सारा है। तो सिर्फ शब्दों का फेरबदल है, बाकी कोई मेजर चेंज इसमें नहीं है। मध्यकाल में कला, वास्तुकला, साहित्य यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद धार्मिक आंदोलन। पहले सिर्फ भक्ति और सूफी था, अब धार्मिक आंदोलन शब्द इसमें जोड़ दिया है। तो आप देखेंगे कि पहले भक्ति या सूफी का मतलब 2 ही आंदोलन तक सीमित था, लेकिन अब इसको ब्रॉड कर दिया है, धार्मिक आंदोलन ऐड कर दिया है। यानी और भी जो रिलेटेड जो धाराएं थी धार्मिक आंदोलन की, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल पहले 1964 तक था, लेकिन अब 2000 तक कर दिया। ये पहला बदलाव, यानी कि 1964 के बाद ये जो अगला 36 साल का जो इतिहास है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद, प्रतिरोध, मराठा, मैसूर, सिख। ब्रिटिश साम्राज्यवाद पहले भी मेंशन था, लेकिन प्रतिरोध, मराठा, मैसूर, सिख, यानी अब आप देखेंगे कितना ब्रॉड हो गया सिलेबस, कि मराठाओं से संबंधित जो भी मेजर संधियां थी, जो मराठाओं ने संघर्ष किया अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों ने कैसे कूटनीति से उनको परास्त किया और उनको अपने अंडर में किया, वो सारी चीजें। मैसूर के साथ जो संधियां हुई, सिखों ने किस तरह संघर्ष किया, और क्या क्या अलग अलग मुगल शासकों की या ब्रिटिशर्स की क्या नीतियां रही सिखों के खिलाफ, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद 1857 का विद्रोह इसमें ऐड कर दिया है, और राष्ट्रवाद का उदय, धार्मिक आंदोलन, ये पहले भी था लेकिन यहीं तक था। उसके बाद उदय, सामाजिक, धार्मिक आंदोलन, ये ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, विकास और चरण। पहले सिर्फ अवस्थाएं और धाराएं थी, ये भी कोई मेजर चेंज नहीं है। अवस्थाएं या धाराएं कहें या विकास के चरण कहें, एक ही बात है। उसके बाद क्रांतिकारी, देखिए यहाँ एक चेंज है। पहले योगदानकर्ता, पहले सिलेबस में मेंशन था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदानकर्ताओं का मूल्यांकन कीजिए। तो योगदानकर्ता में क्या आ गया? योगदानकर्ता में सब कुछ आ गया। आपके उदारवादी नेता भी आ गए, गांधी से लेके गोखले को भी पढ़ना पड़ेगा, तिलक को भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर क्रांतिकारी लिखा होता तो आपको सिर्फ जो गरम दल के नेता हो गए और उसके बाद में 1920 से लेकर 1930 भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सबसे जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उन सब के बारे में पढ़ना होता है, यानी थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया है। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रीय आंदोलन, पहले अलग अलग हिस्सों का योगदान लिखा हुआ था, लेकिन अब कर दिया कि विभिन्न क्षेत्रीय आंदोलन। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, देखो दोस्तों यहाँ एक मेजर चेंज है, ये अलग से नया ऐड किया है। अब आप मुझे एक बताइए, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर से मतलब है कि 1940 से लेकर 1947 तक ये जो, या स्पेशली आप मान लो 1942, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर 1947 के पीरियड में जो डेवलपमेंट हुए, किस तरह क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया, और सारी वेवेल योजना, माउंटबेटन मिशन, 3 जून योजना, सब कुछ, एवरीथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये स्पेसिफिक सेगमेंट इसमें जोड़ दिया। उसके बाद राष्ट्र निर्माण, जैसा कि मैंने बताया 1964 था पहले, अब 2000 तक। पहले था सिर्फ राज्य, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन, यानी भाषाई आधार पर लिमिटेड हो जाता सिलेबस कि 3-4 राज्य ही भाषा के आधार पर बने। लेकिन राज्य पुनर्गठन का मतलब अगर ये है तो तीनों चारों आयोग के साथ में जो बाकी राज्य, इवन आप ये मानोगे कि तेलंगाना जो अंतिम राज्य का निर्माण हुआ है, वहां तक भी आपको पढ़ने की आवश्यकता हो जाती है, यानी कि सिलेबस को ब्रॉड कर दिया है। उसके बाद नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण पहले भी था, योजना एवं आर्थिक सुधार, ये नया ऐड किया है। तो ये चेंजेस जो है वो आधुनिक भारत में हुए, आधुनिक भारत के इतिहास में। उसके बाद विश्व एवं भारत का भूगोल, देखिए विश्व भूगोल में ये सेम है दोनों ऊपर वाले टॉपिक। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति, ये नया ऐड कर दिया। कृषि प्रकार, वितरण, प्रमुख फसलें, ये पहले कृषि सिंपल था, वितरण तथा प्रमुख फसलें भी उसमें ऐड हो गया है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश तथा प्रमुख उद्योग, पहले सिर्फ औद्योगिक प्रदेश थे, प्रमुख उद्योग नहीं, अब औद्योगिक प्रदेश भी और प्रमुख उद्योग भी दोनों, यानी इसको भी थोड़ा ब्रॉड कर दिया। परिवहन तंत्र, जो वाटरवेज हो गए, जो एयरवेज हो गए, ठीक है, वो सारे भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नीचे जो टॉपिक था वो पहले भी था, अभी भी है।
उसके बाद आ जाते हैं भारत का भूगोल, भौतिक विभाग, अभी जो नए सिलेबस में मेंशन है। पहले प्रमुख स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान। अब मुझे एक चीज बताइए, पहले मेंशन था पर्वत, पठार, मैदान, लेकिन अभी भौतिक विभाग लिख के पूरा एक्सपेंड कर दिया इसको, यानी सिर्फ पर्वत, पठार और मैदान तक सीमित नहीं रहेंगे, ठीक है। वो उसके बाद में नदियां भी पूछ सकते हैं, वो मरुस्थल भी पूछ सकते हैं, और भी जो भौगोलिक विशेषता है उन सब के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ भी ब्रॉड कर दिया है। जलवायु, ये भी ब्रॉड हो गया। पहले सिर्फ मानसून तंत्र और वर्षा का वितरण सीमित था सिलेबस, इसको भी ब्रॉड कर दिया है। प्रमुख नदियां और झीलें, उसके बाद सिंचाई, नया टॉपिक ऐड हो गया। कृषि, प्रमुख फसलें, देखो पहले गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी ये मेंशन था, लेकिन अभी कर दिया प्रमुख फसलें। उसके बाद खनिज, धात्विक, अधात्विक, पहले मेंशन्ड थे खनिज कि कौन कौन से खनिज इसके अंतर्गत आएंगे, लोएस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, अब्रक। अब मैं आपको इस पॉइंट पे समझाता हूं थोड़ा सा। आप मुझे एक चीज बताइए, जब मेंशन्ड होता है, मान लो कोई बात सिलेबस में मेंशन्ड है तो स्पेसिफिक होगी, ठीक है। आपका एरिया ऑफ मतलब यहीं तक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मेंशन नहीं है, धात्विक और अधात्विक खनिज एंडलेस है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहो तो एक पूरी की पूरी 500 पेज की किताब इस टॉपिक पे पढ़ सकते हो, ठीक है। प्रमुख फसलों पे भी आप 200 पेज पढ़ सकते हो, लेकिन क्या आरपीएससी ऐसा चाहता आपसे? बिल्कुल नहीं। वो आपको पहले पढ़ना था, अभी सिलेबस के हिसाब से देखने पे आपको लगता है कि आपको इतना बड़ा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बहुत स्पेसिफिक यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट, जो फसलों के बारे में या जिन खनिजों के बारे में करंट में चर्चा में है, करंट में विमर्श में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिनका उल्लेख इकोनॉमिक सर्वे में है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से स्पेसिफिक ये करंट ओरिएंटेड हो जाता है पूरा का पूरा। अगर आप वाकई में स्टैटिक इस हिसाब से पढ़ने लगे तो आपका सिलेबस ही पूरा ना हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये सिलेबस में जो माइन्यूट चेंजेस जो वैसे जनरल देखने पे नहीं दिखते हैं, बट एक्चुअल में उनका इम्पैक्ट क्या होता है। उसके बाद प्रमुख औद्योगिक प्रदेश तथा प्रमुख उद्योग नया ऐड कर दिया, पहले औद्योगिक प्रदेश ही थे। उसके बाद राजमार्ग, गलियारे टॉपिक हटा दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद राजस्थान का भूगोल में आ जाते हैं। राजस्थान का भूगोल में अवस्थिति, विस्तार तथा भौतिक विभाग, पहले था भू आकृतिक प्रदेश, उनकी विशेषता लगभग सेम माना जा सकता है, इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं आप कृषि पे, देखिए सेम चीज यहाँ भी हुई है। पहले प्रमुख फसलें गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना, बाजरा, ये सारे मेंशंस थे, ठीक है, लेकिन अब हटा दिए। वही सेम जो ऊपर हमने डिस्कस किया उसी तरह से कि कृषि के वही टॉपिक इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक सर्वे में सीधे जिनके बारे में बात की गई है वो सीधे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद पशुधन नया टॉपिक जोड़ा गया है। सिंचाई, इसको भी ब्रॉड कर दिया। पहले प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संरक्षण तकनीक ये थी, अब सिंचाई, यानी इस टॉपिक को ओपन एंडेड कर दिया। सिंचाई में अब कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जहां भी ये बात है कि जहां कुछ भी पूछा जा सकता है वहां आप सिंपल समझिए कि वहां आप करंट स्पेसिफिक हो जाइए। जो चर्चा आपको कहीं भी न्यूज़पेपर में अगर सिंचाई से संबंधित, परियोजना से संबंधित किसी के बारे में बात हो, वहाँ आप तैयार कर लीजिए। आपके सर्वे और बजट में अगर कोई बड़ी सिंचाई परियोजना के बारे में बात हो रही है, वहाँ से आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, ये पहले भी था अभी भी है। नगरीकरण, ये नया टॉपिक जोड़ा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नगरीकरण सर्वे में अलग से एक टॉपिक भी होता है, सीधा आपका वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद जनजातियां, देखो दोस्तों चेंजेस क्या क्या। जनजातियां पहले लिंगानुपात के बाद इसी टॉपिक में इंक्लूड था पुराने सिलेबस में, लेकिन नए वाले में जनजातियां अलग से टॉपिक बना दिया, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। खनिज, धात्विक, अधात्विक, सेम वही बात, पहले मेंशन था, ठीक है, अब सीधा धात्विक अधात्विक कर दिया। तो यहाँ पे परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा जो है उसको हटा दिया। पर्यटन, ज्योग्राफी से, उसके बाद पर्यटन जोड़ दिया। पहले पर्यटन स्थल और परिपथ लिखा हुआ था, अभी भी ओपन एंडेड छोड़ दिया, यानी ये भी आपको जो इकोनॉमिक सर्वे, बजट या फिर आपको करंट में दिखता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए अभी हमने ज्योग्राफी और हिस्ट्री डिस्कस किया है, उसमें हमने कितने बार करंट ओरिएंटेशन की बात कर ली कि जहां सिलेबस को इस तरह से ओपन एंडेड छोड़ा जा रहा है कि वो करंट ओरिएंटेड हो जाता है, जबकि ये टॉपिक स्टैटिक टॉपिक माने जाते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे तो यहाँ तो सब कुछ ही उस तरह से है कि वो करंट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। संविधान का निर्माण, उद्देश्य का, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, यहाँ सिलेबस को थोड़ा कम किया गया इस टॉपिक में स्पेशली। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51A तक हो गया, आप सिंपल मानो। यहाँ पहले संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, ये पहले इस सब के साथ में था, यानी कि यहाँ ये 3 टॉपिक हटा दिए हैं,
यहाँ थोड़ी सहूलियत हुई है आर्टिकल 1 से लेके 51A तक। और अब मैं आपको बताऊं, आपका 40% सिलेबस यहीं कवर होता है, चाहे किसी भी एग्जाम में हो। ये आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संघीय सरकार, ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मेंशन किया है नए सिलेबस में। पुराने वाले में कार्यपालिका का प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति सभी मेंशन था, विधायिका का संसद लिखा हुआ था, न्यायपालिका का न्यायिक पुनरावलोकन भी इसके साथ में था। ये कोई चेंज नहीं है, सेम। उसके बाद आप आ जाते हैं संघ राज्य संबंध आपातकालीन प्रावधान, ये जोड़ा गया है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकार। अब आप मुझे बताइए, संघ राज्य संबंध आपातकालीन प्रावधान ये क्यों जोड़ा होगा? पहले जो था वो था संघवादी लिखा हुआ था, सिंपल संघवाद। ये क्यों जोड़ा होगा? आपातकालीन प्रावधान क्यों जोड़े होंगे? देखिए, आप जिस तरह से अभी अगर आप वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो कैसे सेंटर और बंगाल के बीच में, सेंटर और कर्नाटक के बीच में किस तरह राइवलरी, स्टेटमेंट्स, आपस में खींचातानी, ये सारी चीज़ें चल रही है। तो ये सब कुछ करंट ओरिएंटेड हो जाता है। इस हिसाब से ये टॉपिक जोड़े गए हैं। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकार जोड़ा गया है। निर्वाचन आयोग पहले भी था, संघ लोक सेवा आयोग नया जोड़ दिया, राष्ट्रीय महिला आयोग नया जोड़ दिया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नया जोड़ दिया, नीति आयोग पहले था, लोक निधि, नागरिक चार्टर, सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली ये भी जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकार, राष्ट्रीय एकीकरण यहाँ से हटा दिया। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में भी काफी चेंजेज है। मोर देन 50% सिलेबस ऐड हुआ है। 50% ये जो नया ऐड हुआ है और 40% किसी भी एग्जाम का ये आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51A तक होता है। ये आपको तैयार करना है। उसके बाद राजस्थान की राजनीति, यहाँ भी बहुत मेजर चेंजेज हुआ है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सब पहले से था उच्च न्यायालय तक, लेकिन अब अधीनस्थ न्यायालय, अन्य न्यायालय, निकाय और महाधिवक्ता इसको भी ऐड कर दिया प्रीलिम्स में। उसके बाद आगे सिर्फ कलेक्टर मेंशन था सिलेबस में, लेकिन अब मुख्य सचिव से लेकर तहसीलदार तक सारा हायरार्की, सारा प्रशासनिक व्यवस्था आपको पढ़नी पड़ेगी। यानी कि मेजर चेंज है। उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग पहले भी था, निर्वाचन आयोग पहले भी था, सूचना आयोग पहले भी था, राज्य महिला आयोग, राजस्व मंडल, ये दोनों ऐड कर दिया, बाकी पहले भी थे। यानी कि 40% सिलेबस नया ऐड हुआ है राजस्थान पॉलिटी में भी। उसके बाद आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। पहले यहां बहुत बड़ा चेंज है। भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी मेजर चेंज है। पहले बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, जीएसटी, राष्ट्रीय आय, ये सब यहाँ से हटा दिया और पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, ये टॉपिक जोड़ दिया। विकास के मापक में पारंपरिक माप, ये इसके साथ में HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पहले HDI के साथ में वैश्विक खुशहाली सूचकांक भी दिया हुआ था, लेकिन अभी डाल दिया अन्य संबंधित सूचकांक। क्या इस शो होता है इससे कि इसके बाद जो सूचकांक है, कोई भी सूचकांक पूछा जा सकता है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जहां कोई भी बात आती है ना, वहां करंट आ जाता है, वहां समसामयिक आ जाता है। वहां पे जो समसामयिक में जो चर्चा में जो पिछले 3, 4, 5 महीने में जिस सूचकांक के बारे में बात की वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आर्थिक विकास में मौद्रिक और राजकोषीय नीति की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में तो बहुत पहले से बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है उनका। उसी हिसाब से मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड किया है। भारत सरकार का नवीनतम बजट सीधा लिख दिया है, बजट और संसाधन संग्रहण, सीधा टॉपिक मेंशन कर दिया आपको। राजकोषीय संघवाद, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध वित्त आयोग, जैसे केंद्र राज्य हमने ऊपर बात करी, सेम वो चीज नीचे डाल दी इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। कृषिगत विकास, इसमें संस्थागत और तकनीकी पहलू और डाल दिए, यानी ये भी करंट ओरिएंटेड हो गया, ये पहले से था। औद्योगिक, भारतीय कृषि में सुधार, चुनौतियां, सरकारी पहल पहले से था। औद्योगिक वर्दी स्वरूप नीति, औद्योगिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, यानी पहले मेंशन था स्टैटिक, लेकिन वर्दी स्वरूप नीति, औद्योगिक सुधार, ये स्पेसिफिक इसके एरियाज मेंशन कर दिए। उसके बाद सेवा सेक्टर की भूमि, चुनौतियां, अवसर पहले भी था। ऊर्जा, परिवहन, संचार, ये नया टॉपिक। कौशल विकास, रोजगार संवर्धन कार्यक्रम, नीतियां, बेरोजगारी, जो भी स्टैटिक टॉपिक हुआ करता था, बेरोजगारी, ठीक है, गरीबी, सचिन तेंदुलकर समिति ने ये कहा, क्या एरिया, कुछ नहीं, सरकारी योजनाएं, सरकार कार्य क्या रही है इसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, यानी फ्यूचरिस्टिक। आप भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे तो सब कुछ ही चेंज हो गया। इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया का बजट, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। स्टैटिक इकोनॉमिक्स की आपको एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज आपका वहीं तक काम में आएगा जहां अप्लाइड क्वेश्चन अगर बनेंगे, वहां पे आपका स्टैटिक नॉलेज काम आएगा। बाकी अगर फैक्चुअल नॉलेज है तो इन दोनों के अलावा कोई तीसरा डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना मेजर चेंजेस है इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस में। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, बजट सीधा लिख दिया, ये पहले भी था। भारत परिदृश्य, उसके बाद कृषि, उद्योग, सेवा सेक्टर की मौजूदा स्थिति, मुद्दे, सरकारी पहल, पहले सिर्फ स्थिति था, लेकिन अब सरकारी पहल भी, यानी यहाँ भी सरकारी योजनाएं। आधारभूत संरचना का विकास, ऊर्जा, परिवहन, संचार, ये भी नया ऐड हुआ है। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, राज्य वित्त आयोग, ये भी नया ऐड हुआ है। मूलभूत सामाजिक सेवा, शिक्षा, मुख्य, यहाँ आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों,
पहले मेंशन था SC ST OBC माइनॉरिटी आदि के कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं। ये तो हमें सारी योजनाएं पढ़नी होती थी, हम लगभग 100 के आसपास योजनाएं पढ़ते थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहां सिलेबस में स्पेसिफिक बहुत चेंज हो गया। पहली चीज, मूलभूत सामाजिक सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सबसे की। अगर मान लो 6 योजनाएं प्रीलिम्स में पूछी जाती है तो 2 योजनाएं सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य से होगी, ठीक है। तो आपको जो 10-12 इतनी योजनाएं जो शिक्षा और स्वास्थ्य से, उनको टॉप प्रायोरिटी पे रेडी रखना है। ये सिलेबस आपको स्पेसिफिक मेंशन कर रहा है। दूसरा, मुख्य कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान सरकार की। मुख्य का मतलब क्या होता है? मुख्य का मतलब होता है सरकारी टर्म में फ्लैगशिप स्कीम, यानी कुछ योजनाएं ऐसी है जिनके बारे में सीएम भी बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम भी बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनको सरकार अपने अचीवमेंट के रूप में गिनवा रही है, वो सभी फ्लैगशिप स्कीम होती है। तो वो स्कीम्स, बस इतना ही आपको इसमें तैयार करना है। यानी आपको बहुत स्पेसिफिक सिलेबस में कर दिया है। यहाँ भी राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इकोनॉमिक सर्वे के साथ में जो करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं, करंट में जिन योजनाओं के बारे में बात हो रही है, वो आपको सीधा आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाओ अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। इसमें बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, बहुत थोड़े चेंजेस है, लेकिन ट्रिकी चेंजेस है। यहाँ भारत मेंशन कर दिया, कोई बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पहले वाले सिलेबस में इंडिया मेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी वो इंडिया के संदर्भ में ही हम पढ़ते थे और इंडिया के संदर्भ में ही अवेलेबल है। यहाँ टॉपिक वंशानुगति विभिन्नता ऐड कर दिया है, स्वास्थ्य ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आहार एवं पोषण, रोग उन्मूलन, ये पहले भी था। रोग में पशुजन्य संक्रामक असंक्रामक ये कैटेगरी हटा दी, लेकिन रोग मेंशन कर दिया। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मतलब भी सरकारी योजना है, तो ये क्या हो गया? ये करंट ओरिएंटेशन हो गया कंप्लीटली। पर्यावरण पारिस्थितिक परिवर्तन, उनका प्रभाव का मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब क्या हो गया? मूल्यांकन का मतलब होता है रिपोर्ट, यानी जो नए डाटा सर्वे जो इसके बारे में आ रहे हैं कि अगर पारिस्थितिकी में अगर कोई परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को मीट करने के लिए कोई योजना चलाई है या कोई सरकार ने कोई स्टेप लिया, उस स्टेप का रिजल्ट क्या है, ये सारी चीज़। तो जितनी भी जो संबंधित योजनाएं हैं एनवायरमेंट से संबंधित, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर ये टॉपिक कृषि विज्ञान उद्यान वानिकी वाला ये पहले से था। प्रमुख सरकारी कार्यक्रम एवं नीतियां, सीधा लिख दिया है, मेंशन कर दिया इन्होंने, ठीक है। कुछ भी कोई 1% भी एम्बिग्यूटी ना रहे, उस हिसाब से इन्होंने सीधा मेंशन ही कर दिया है कि जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी राजस्थान और भारत दोनों, भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो सीधी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद कोई भी भारतीयों का योगदान, पहले राजस्थान का था, और ये थोड़ा स्पेसिफिकली बहुत गलत मेंशन, क्योंकि राजस्थान में उतना स्कोप है नहीं कि इतना कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए, क्योंकि जितना भी साइंटिफिकली जितना भी रिसर्च R&D भी होता है तो वो राजस्थान इंडिया स्पेसिफिक ही होता है, और उस तरह से वो डेवलपमेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छा इन्होंने किया है भारतीयों का योगदान और प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। उसके बाद नीचे चलते हैं दोस्तों। रीजनिंग में बड़ा कोई चेंजेस नहीं है। विवेचनात्मक तर्क क्षमता, इसको हटा दिया है, तो एक ही बात है, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता, विवेचनात्मक, ज़्यादा मेजर फर्क नहीं है। उसके बाद यहाँ रैंकिंग एवं बैठक व्यवस्था वाला टॉपिक ऐड किया है, दर्पण एवं पानी वाला हटा दिया है, तो ये भी लगभग टॉपिक उतना ही है। लाभ हानि यहाँ पे ऐड किया है। तो रीजनिंग और मैथ में कोई मेजर चेंज नहीं है, थोड़े से चेंज है। करंट अफेयर्स में काफ़ी स्पेसिफिक, एक तो ये स्पेसिफिक जो नया कानून आया वो ऐड कर दिया इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा पहले बहुत छोटा था, पहले वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, संस्था, स्थान इतना छोटा दिया हुआ था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे, ठीक है। उसके बाद खेल कूद संबंधित गतिविधियां, अब खेल कूद में भी स्पेसिफिक कर दिया, यानी कैसे स्पेसिफिक किया मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, खेल और क्रीड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और उपलब्धियां। घटनाओं का मतलब क्या हो? इवेंट, मतलब कौन सा इवेंट कहाँ हुआ, ठीक है, इंडिया में हुआ, बाहर कहाँ हुआ, कौन से कंट्री में हुआ, ये। और उपलब्धियां, कौन से खिलाड़ी की क्या उपलब्धि, कितने गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये स्पेसिफिक कर दिया है। प्रमुख पुरस्कार, प्रकाशन, प्रतिष्ठित लेके, ये पहले भी था, ये नया टॉपिक जुड़ा ही है। प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम, देखिए ये आर्थिक और राजनीतिक जो घटनाक्रम है
ये ऊपर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, उसके स्टैटिक सिलेबस से भी सीधा कनेक्ट होता है। स्टैटिक जो सिलेबस है उससे कनेक्ट होता है, यानी वहां के सिलेबस के टॉपिक्स को करंट से रिलेट करके पूछा जाना। उसके बाद संबंधित योजनाएं, कार्यक्रम, पहल, ये सीधा दे दिया। और मुद्दे, महत्वपूर्ण मुद्दे, महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, प्रासंगिक मुद्दे। मैं आपको ज्यादा दावा नहीं करता, लेकिन आगे जो 2026 में जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें हायर लिमिट 40% और लोअर लिमिट 35%, इतना पेपर करंट ओरिएंटेड होगा। ये सीधा सीधा इस सिलेबस से इंडिकेशन होता है। और ये आरबीएससी ने बड़ा मेजर चेंज किया है, इसमें छोटे बदलाव नहीं है। ये आपको स्टैटिक पढ़ना भी है, जहाँ टॉपिक्स भी है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो नए मुद्दे जुड़े हैं, जो करंट के सिलेबस के वर्ड्स को बढ़ाया गया है, एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। अपने आप में 10 से 12-15% क्वेश्चंस का तो यही बन जाता है। और उसके साथ में जितने भी आप चाहे ज्योग्राफी ले लो, आप इंडियन इकोनॉमिक्स ले लो, आप राजस्थान इकोनॉमिक्स ले लो, आप इंडियन पॉलिटी ले लो, आप राजस्थान पॉलिटी ले लो, इन सब में करंट ओरिएंटेशन है। तो आप को अब जो चैलेंज है, अब जो अपनी तैयारी है, वो आपके स्टैटिक को करंट से इंटीग्रेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मेंस की बात नहीं है, सिर्फ मेंस में तो काफ़ी ज़्यादा, उसके बारे में हम बात करेंगे अलग से, अभी बात करने का कोई तुक नहीं है, हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन स्पेशली प्रीलिम्स में भी आपकी एक लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग, एक लेवल की कैपेसिटी के बाद में ही आप सवालों को सही कर पाएंगे। आप नहीं सही कर सकते कि आपने एक स्टैटिक बुक का अगर 4 बार रिवीजन कर दिया, जो कि पहले स्टैंडर्ड आराम से आप 70-80% क्वेश्चन सही कर सकते थे, बट आप नहीं कर सकते। आपको मुद्दों के बारे में समझ बढ़ानी पड़ेगी अपनी, आपकी अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल होगा। उसके बाद में फैक्ट्स के बिना काम नहीं चलेगा, फैक्ट्स तो बहुत रिक्वायर्ड है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको चीज़ें रटनी भी पड़ेगी एक तरह से, एक लेवल तक। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी वो मेच्योरिटी डेवलप, आप देखिए तहसीलदार से लेके मुख्य सचिव तक क्या क्या कार्य है, ये क्या छूट जाता है प्रशासन का उसके बाद में। तो इस तरह की चीज़ें सिलेबस में हुए हैं, ये मेजर चेंजेज है। और मैं आपको एक चीज़, अगर मुझसे कोई गोल्डन कोई थंब रूल पूछे कि सिविल सर्विस में सेलेक्ट होने का, तो 3 ही चीज़ें आपके हाथ में। सिलेबस आपको वर्ड बाय वर्ड होना चाहिए याद। पीवाईक्यू आपके लिए एक लाइट हाउस होने चाहिए, आप हर दिन पढ़ो तो पीवाईक्यू आपके सामने होने चाहिए रेफरेंस के लिए, और आप उनका रेफरेंस लेके पढ़ें, सिलेबस का रेफरेंस लेके पढ़ें। और उसके बाद आखिरी बात रिवीजन। ये 3 चीज़ें अगर इंटीग्रेशन में अगर कोई कर लेता है तो वो सेलेक्ट हो जाता है। और चौथा, अभी करंट को स्टैटिक से रिलेट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, अपने आप को कैपेबल बनाना। तो ये सारी बातें थी। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच।